अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, होप यू आर डूइंग वेल। तो आज जो सब्जेक्ट स्टार्ट करने जा रहे हैं वो है बायोकेमिस्ट्री। तो लेक्चर नंबर 1 है जो उसमें डिस्कस करूँगी आपके साथ, उसकी आउटलाइन आपके साथ शेयर करती हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताऊँगी बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, उसकी ब्रीफ सी हिस्ट्री, देन उसका स्कोप आपको बताऊँगी। उसके अलावा उसके डिफरेंट फील्ड्स में इम्प्लीमेंटेशंस और उसके मकासद क्या है, यानी कि ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं बायोकेमिस्ट्री के। एट द एंड ऑफ लेक्चर मैं आपको बायोकेमिस्ट्री की जो इम्पोर्टेंस है वो बताऊंगी, यानी हमारा जो सारा टॉपिक आज का होगा वो ब्रीफ सी हिस्ट्री और इंट्रोडक्शन ऑफ बायोकेमिस्ट्री का होगा। तो चलते हैं हमारे लेक्चर की तरफ। सबसे पहले है बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन। बायोकेमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। तो उसकी दो तरह की डिफाइंस है, एक ज़रा एक्सप्लेनेटिव वे में है, एक शॉर्ट सी है। आप दोनों में से कोई भी लिख सकते हो, जो जिसको लिखने में आप इजी फील करते हो वो लिख सकते हैं, या जिसको आपको अच्छे से समझ आ जाए। इंशाल्लाह समझ दोनों की आएगी आपको। तो कहते हैं बायोकेमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस concerned with the chemical and physiochemical processes which occur within living organism। कहता है कि बायोकेमिस्ट्री जो है वो साइंस की एक ऐसी शौक है जो कि केमिकल और फिजियोकेमिकल प्रोसेस को डिस्कस करती हैं या डील करती हैं या उनकी स्टडी करती है विद इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, जिंदा ऑर्गेनिज्म में, जिंदा जानदारों में जो भी प्रोसेस हो रहे हैं, केमिकल या फिजियोकेमिकल। केमिकल प्रोसेस वही हो गए जो मैसेजेस को इधर उधर एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करना, या किसी कोई भी ऑर्गन है उसकी कंपोजिशन क्या है, या उनमें कौन कौन से रिएक्शंस हो रहे हैं और इन रिएक्शंस की क्या कंपोजिशन है। उसके बाद फिजियोकेमिकल की बात आ जाए कि हमारे ऑर्गन्स में कौन कौन से केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहे होते हैं। जैसे हमारे लंग्स की बात आ गई, हार्ट की बात आ गई, उसके बाद हमारी किडनी की बात आ गई, यूरेटरी सिस्टम की बात आ गई। डिफरेंट जो भी ऑर्गेनिज्म है उनके कौन कौन से फंक्शंस हैं और उनमें कौन कौन से केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहे हैं। इसमें यह कहता है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म में, जिंदा ऑर्गेनिज्म में जितने भी केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं उसकी केमिकली स्टडी करने को क्या कहते हैं हम? बायोकेमिस्ट्री। उसके बाद सेकंड डिफाइन है, इट इज़ द स्टडी ऑफ द केमिस्ट्री ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। यानी कि लाइफ प्रोसेस मतलब कि हमारे दिल का क्या काम होता है कि ब्लड को सर्कुलेट करना पूरी बॉडी में, ब्लड की सर्कुलेशन, ब्लड की मूवमेंट, ब्लड की हरकत करना पूरे हमारी जिस्म में। उसके बाद कहता है अगर आप किडनी की बात करें तो हमारी किडनी का क्या फंक्शन होता है? फिल्ट्रेशन करता है वाटर की, ठीक है। उसके बाद डिफरेंट तरह के साल्ट्स की वो फिल्ट्रेशन में हेल्प आउट करता है। उसके बाद हमारे लंग्स की बात करें तो वो सांस लेने में हेल्प आउट करता है, रिस्पायरेशन का प्रोसेस परफॉर्म करता है। तो केमिस्ट्री वही कहेंगे कि केमिकली अब वो इन सब ऑर्गन्स हैं हमारे जो, उनके तो फंक्शन है ही हैं, लेकिन इन ऑर्गन्स में कौन कौन से केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस कर रहे हैं, किन किन की ज़रूरत है और कौन से अगर ऐड करें तो हमारे ऑर्गन्स की जो है वो इम्प्रूवमेंट होगी। इस सारी चीज़ को हम बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास ब्रीफ सी हिस्ट्री बतानी है, शॉर्ट सी, इतना नहीं कि एक साइंटिस्ट ने इतना उसकी पूरी डिटेल्स बता देनी है, ये किया, ये किया, फिर वो फेल हुआ, फिर वो कामयाब हो गया, ये वो। लेकिन इसमें शॉर्ट सी मैंने ना सबकी लिखी हुई है कि कौन किस ने बायोकेमिस्ट्री के बारे में थोड़ा थोड़ा इंट्रोड्यूस करवाया। ब्रीफ है बिल्कुल, तो इंशाल्लाह आपको समझने में भी आसानी होगी। जी, तो इसकी ब्रीफ हिस्ट्री में है कि सबसे पहले कहता है 19वीं सदी के आगाज़ में, यानी कि 19वीं सदी थी ना, उसके शुरू में एक साइंटिस्ट था, उसने क्या कहा कि जो दुनिया है ना, सारी दुनिया वो ज़िंदा और गैर ज़िंदा जानदारों से मिल के बनी होती है, यानी ऑर्गेनिक मैटर और इनऑर्गेनिक मैटर से मिल के बनी होती है। उसके बाद कहता है कि 1838 में एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था फ्रेडरिक वोलर। उसने क्या बताया कि यूरिया, यानी जो खाद होती है, फर्टिलाइज़र्स होती हैं जो हम ज़मीनों में डालते हैं कि ताकि हमारी फसल की जो ग्रोथ है, वो नशो नुमा है, वो अच्छी हो सके। तो उसमें कहता है कि इस साइंटिस्ट ने बताया कि जो फर्टिलाइज़र है हम इनऑर्गेनिक मैटर से तैयार करते हैं। 1897 में एडवर्ड एंड हैंस बर्जर एक साइंटिस्ट से दोनों ने मिलकर काम किया। उन्होंने कहा कि डेड सेल जो होते हैं, जो मतलब कि बिल्कुल ही गैर जिंदा जानदार होते हैं, या ऐसे सेल्स जो मुर्दा हालत में हो, जिनमें जान नहीं हो, जो भी, तो डेड सेल जो होते हैं उनसे जो मटेरियल हम निकालते हैं, एक्सट्रैक्ट करते हैं, कहता है कि उस मटेरियल को हम लिविंग सेल के रिएक्शन को स्पीड अप करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और उस
जो एक्सट्रैक्ट को हम निकालते हैं उसको क्या कहते हैं, एंजाइम्स कहते हैं, ठीक है। एंजाइम्स जो हैं वो डिफरेंट ऑर्गन्स में जो मैसेजिंग का काम होता है या कोई फंक्शन का काम होता है, एक ऑर्गन को काम मैसेज देना होता है कि ये फंक्शन अब करना है तुम्हारी बॉडी ने, ये करना है, उसकी जो है ना स्पीड अप करता है। हमारी बॉडी के जितने भी रिएक्शंस हैं उनको क्या करता है, स्पीड अप करता है एंजाइम। उसके बाद कहता है कि एक साइंटिस्ट था, ठीक है, एमल फिशर। इसने क्या कहा कि जो एंजाइम का अब इसने स्ट्रक्चर बता दिया, इसने एक ना पिक्चर दी एंजाइम की कि जो रिएक्शन को किसी भी बॉडी के फंक्शन को तेज़ करता है, स्पीड अप करता है, उसकी अब जो है ना वो पिक्चर कैसी होगी, वो दिखता कैसा होगा। उसने कहा कि वो ना लॉक एंड की होता है। लॉक एंड की यानी कि उसमें एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट मिलके दोनों लॉक एंड की सिस्टम बना देते हैं। एक्टिव साइट और सबस्ट्रेट स्पेसिफिक होंगे, शेप में भी और फंक्शन में भी, ठीक है। उसके बाद कहता है अर्ली 19 फील्ड यानी कि एक और साइंटिस्ट था, उसने कहा कि जो एंजाइम का स्ट्रक्चर बताया कैसा था, कि एंजाइम के कौन कौन से फंक्शन हैं, किस किस स्पेसिफिक ऑर्गन के लिए या किस भी पाथवे के लिए उसका कौन सा पाथवे है, उसने उसके स्ट्रक्चर, फंक्शन और पाथवे बताए एंजाइम के। देन कहता है कि 1944 में उसने मतलब बताया गया कि डीएनए जो है ना वो मिला होता है जीन से। और जीन्स क्या होती हैं, बेसिकली न्यूक्लियोटाइड्स होती हैं। वो 4 तरह की होती है, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, थायामीन, यूरासिल, ठीक है। वो आरएनए में यूरासिल होती है। और उसके बाद कहता है 1953 में वाटसन और क्रिक था, इसने क्या किया कि जो है ना उसका डीएनए का बायोलॉजिकल स्ट्रक्चर बताया कि डीएनए के स्ट्रक्चर में क्या क्या चीज़ें ऐड होती हैं। न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं, या फास्फेट ग्रुप होता है, शुगर होती है, पेंटोज शुगर होती है। उसने सब कुछ बताया कि डीएनए का स्ट्रक्चर बेसिकली होता कैसे है। उसने उसको ओपन करके डीएनए का सारा स्ट्रक्चर बताया, उसके फंक्शन बताए। नेक्स्ट आते हैं इसके स्कोप की तरफ। अब इसके स्कोप में बात करें तो स्कोप में यही होता है कि बायोकेमिस्ट्री कौन कौन सी फील्ड्स में अप्लाई हो रही हैं, या उसका क्या क्या पर्पस है, या हम बायोकेमिस्ट्री को कहाँ कहाँ अप्लाई कर सकते हैं, उसकी बेसिकली इम्प्लीमेंटेशंस को ही हम बायोकेमिस्ट्री की स्कोप कहते हैं। सबसे पहले कहता है कि ये ना फोर्सैनिक लैब में यूज होता है। फोर्सैनिक लैब जैसे कि आपने देखा होगा क्राइम यूनिट्स होते हैं, ठीक है। क्राइम यूनिट के जितना भी डिपार्टमेंट होता है बेसिकली उसमें ये यूज़ होता है। जैसे समहाउ किसी ने किसी को कत्ल कर दिया, तो आपने देखा कातिल को ढूंढने के लिए उसके देखते हैं कि कोई भी इर्द गिर्द कोई वेपन पड़ा है, कोई चीज़ पड़ी है, तो उसके फिंगरप्रिंट के लेने के लिए भी हम टेस्ट करते हैं लैब में जाके। तो उन लैब्स में भी बायोकेमिस्ट्री यूज़ होती है डिफरेंट जो है इम्प्रिंट्स की आइडेंटिफिकेशन के लिए। उसके बाद कहता है कि एजुकेशन डिपार्टमेंट में आपने देखा होगा कि अब आजकल बहुत सी यूनिवर्सिटीज़ में बायोकेमिस्ट्री जो है एज अ मेजर माइनर सब्जेक्ट लिया जाता है, ठीक है। बहुत से जो एजुकेशनल डिपार्टमेंट्स में भी इसका स्कोप है, इसको पढ़ाया जाता है। फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री यानी मेडिसिन्स की जो इंडस्ट्रीज़ होती हैं, जहाँ पे मेडिसिन्स प्रिपेयर हो रही होती हैं, जहाँ पे मेडिसिन्स की कंपोजिशन के बारे में बताया जाता है, उसकी लिस्टिंग की जाती है, इन्वेंट्री बनाई जाती है, वहाँ भी बायोकेमिस्ट्री का एक अहम किरदार है। उसके बाद कहता है एग्रीकल्चर में इसकी यूरिया फर्टिलाइज़र्स और डिफरेंट जो भी होती हैं फर्टिलाइज़र जो हमारी ज़मीनों की ग्रोथ को अच्छा करती हैं, उसके लिए भी बायोकेमिस्ट्री यूज़ की जाती है कि कौन सी फर्टिलाइज़र में कौन सा केमिकल ऐड करें, कौन सा रिमूव करें तो इसकी ग्रोथ अच्छी होगी, और कैसे ये ज़मीन को ज़्यादा फर्टिलाइज़ करेगी। उसके बाद है पब्लिक हेल्थ केयर डिपार्टमेंट में भी इसका यूज़ है। बायोकेमिकल इंडस्ट्री में भी केमिकल्स बनाने के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। एग्रीकल्चर फॉर्म में भी इसका यूज़ है। नेक्स्ट है हमारे पास ऑब्जेक्टिव ऑफ बायोकेमिस्ट्री। ऑब्जेक्टिव होता है कि बेसिकली बायोकेमिस्ट्री को बनाया किस पर्पस के लिए गया, या इसको इंट्रोड्यूस किस पर्पस के लिए गया, मकसद क्या है बायोकेमिस्ट्री का। बेसिकली हर हर जैसे हर इंसान की ज़िंदगी में कोई ना कोई मकसद होता है। कोई डॉक्टर बनना चाहता है, कोई बिजनेसमैन बनना चाहता है, कोई लेक्चरर बनना चाहता है, कोई प्रोफेसर, एक्सेट्रा। हर चीज़ का एक मकसद होता है, हर चीज़ का एक मकसद होता है। कोई भी फील्ड है उसका एक मकसद होता है, कोई भी अदारा है उसका एक मकसद होता है। तो इसी तरह बायोकेमिस्ट्री का क्या मकसद था, तो कहता है डिस्टिंग्विश होता है कि जो डिफरेंट हो फीचर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। जिंदा जानदारों के मुख्तलिफ जो फंक्शंस थे, उसने ये बताया कि उसके कौन कौन से फीचर्स हैं। स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ सेल ऑर्गेनेलिस यानी कि जो हमारा
सेल है, सेल आपको पता है कि हमारी बॉडी का स्मॉलेस्ट सब यूनिट होता है, हमारी बॉडी का सबसे छोटा यूनिट सेल होता है। उसने बताया बायोकेमिस्ट्री के सेल का फंक्शन क्या है, सेल का स्ट्रक्चर कैसा होता है और ऑर्गेनेलिज का फंक्शन क्या है और ऑर्गेनेलिज के स्ट्रक्चर क्या है। ऑर्गेनेलिज आपको पता है माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्गी अपरेटस, गोल्गी वेसिकल्स, ये सारी चीज़ों को हम क्या कहते हैं, ऑर्गेनेलिज कहते हैं। और इनके भी डिफरेंट फंक्शन होते हैं, कोई प्रोटीन बना रहा होता है, कोई कुछ कर रहा होता है। उसके अलावा कहते हैं रोल ऑफ स्मॉल एंड लार्ज बायोमॉलिक्यूल। अब स्मॉल और लार्ज बायोमॉलिक्यूल आपने देखा होगा, जिनको हम ट्रेस और मेजर वो बोलते हैं न्यूट्रिएंट्स या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स सब बोलते हैं। एक होते हैं माइक्रो न्यूट्रिएंट्स और एक होते हैं मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो स्मॉल अमाउंट में पाए जाए और मैक्रो होते हैं जो लार्ज अमाउंट में पाए जाए। कहता है कि रोल ऑफ कि इन दोनों का, जो थोड़ी अमाउंट में पाए जाए न्यूट्रिएंट्स या फिर जो ज़्यादा में पाए जाए, उनका क्या रोल है हमारी बॉडी में। उसके बाद कहता है एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन इन लिविंग ऑर्गेनिज्म। बायोकेमिस्ट्री ने ये भी बताया कि जिंदा जानदारों में एनर्जी ट्रांसफॉर्मेशन कैसे हो रही है, जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी कंज्यूमर, देन एक्सेट्रा, वाइस वर्सा। तो ये सारा बताया कि एक जानदार से या एक चीज़ से दूसरी चीज़ में एनर्जी कैसे कन्वर्ट हो रही है। हर कोई अपने फ़ायदे के लिए दूसरे को इस्तेमाल कर रहा होता है जानदार, और वो एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे में एनर्जी ट्रांसफ़र हो जाती है। उसके बाद कहता है रेगुलेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म एंड कैटाबॉलिज्म। हमारा जो इम्यून सिस्टम होता है, हमारा जो मेटाबॉलिज्म होता है, इस सब के बारे में भी ये डिटेल से बताती है बायोकेमिस्ट्री। और आपने एनाबॉलिज्म, मेटाबॉलिज्म में आगे फर्दर दो कैटेगरीज आ जाती हैं, कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म होता है जिसमें स्मॉलर पार्टिकल्स मिलके, छोटे छोटे सब यूनिट मिलके एक बड़ा मालिक्यूल बना दे, और कैटाबॉलिज्म होता है जिसमें बड़ा मालिक्यूल टूट के छोटे छोटे मालिक्यूल में कन्वर्ट हो जाए, छोटे छोटे पीसेस में कन्वर्ट हो जाए। ये सारा प्रोसेस भी वही डिस्कस करता है। फिर कहता है कोडिंग ऑफ जेनेटिक इन्फॉर्मेशन इन डीएनए, यानी कि डीएनए की जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन की कोडिंग करता है कि कौन सा जीन किसके साथ अटैच होना है, कौन सा न्यूक्लियोटाइड किसके साथ अटैच होना है, और कौन कौन सी जो हमारी विरासती खसूसियात हैं किस में जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफ़र होनी है। फिर कहते हैं म्यूटेशन, सिलेक्शन एंड एवोल्यूशन। म्यूटेशन होता है कि जीन्स में जो हम तब्दीली करते हैं, सब आपने देखा होगा कि कुछ जानवर जो होते हैं इतने नॉर्मल, अब फॉरेन कंट्रीज़ में बेसिकली ज़्यादा ही यूज़ होता है जेनेटिक यानी म्यूटेशन। कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनमें बीमारियां होती हैं और उनकी ना जेनेटिकली होती है। आपने कोई ऐसा बेबी देखा होगा कि जिसकी ना गर्मी या ज़्यादा सर्दी बर्दाश्त नहीं करता, उसकी बॉडी पे रैशेज़ हो जाएंगे। कज़न मैरिजेज़ में ज़्यादा होता है, तो उनकी जीन्स को चेंज किया जा सकता है। जीन्स चेंज करने से भी वो ज़रा रिकवर कर जाते हैं। या फिर अगर जीन को चेंज करेंगे तो ज़्यादा प्रोडक्शन, हम यील्ड की क्रॉप में भी जीन म्यूटेशन कर सकते हैं, और ह्यूमंस में भी, ऑर्गेनिजम्स में भी जीन म्यूटेशन कर सकते हैं। सिलेक्शन होता है कि अगर समहाउ ज़्यादा कोई ऐसी सूरत हाल हो गई है जिसमें हम सर्वाइव नहीं कर सकते, पानी की कमी हो गई या बहुत ज़्यादा इस तरह की सूरत हाल हो जाती है, बहुत ज़्यादा गर्मी, बहुत ज़्यादा सर्दी, मौसम बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है जिसको इंसान बर्दाश्त नहीं कर सकता। और आपको पता है बहुत ज़्यादा डेथ हो जाती हैं जब बहुत ज़्यादा मौसम चेंज हो जाए या बहुत ज़्यादा इस तरह की हंगामी सूरत हाल में। वही लोग सर्वाइव करते हैं जिनका इम्यून सिस्टम उस माहौल को अकॉर्डिंग टू अडाप्टेशन होगा, उस माहौल को बर्दाश्त कर सकता होगा, वही लोग सर्वाइव करेंगे, वही जानदार सर्वाइव करेंगे। तो इस चीज़ को कहते हैं सिलेक्शन एंड एवोल्यूशन, कि उनको फिर आगे कौन कौन सी तब्दीलियाँ आती हैं। फिर कहते हैं मालिक्यूलर फाइलोजेनी, यानी कि हम अपने देखते हैं कि हमारे जो बॉडी स्ट्रक्चर है या हमारे जो मालिक्यूलर स्ट्रक्चर है वो हमारे अबाव अजदाद से कितना मिलता है, अबाव अजदाद से उसका कंपैरिजन देखते हैं। जी, नेक्स्ट है हमारे पास फील्ड्स ऑफ बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री की फील्ड्स देखेंगे कि कौन कौन सी फील्ड्स हैं। सबसे पहले मेटाबॉलिज्म, इसका देखेंगे। प्लांट बायोकेमिस्ट्री आ जाएगी, मॉलिक्यूलर बायोकेमिस्ट्री आ जाएगी, बायोलॉजी या बायोकेमिस्ट्री एक ही चीज़ है। एनिमल बायोकेमिस्ट्री आ जाएगी, सेल बायोलॉजी आ जाएगी, इम्यूनोलॉजी आ जाएगी, जेनेटिक्स आ जाएगी, एंजाइमोलॉजी आ जाएगी। ये सारी इसकी फील्ड्स हैं। सबसे पहले इसकी फील्ड देखते हैं कौन सी है हमारे, हमने एनिमल बायोकेमिस्ट्री। एनिमल बायोकेमिस्ट्री में देखेंगे कि जो भी जानदार हैं उनमें कौन कौन सी इनहेरिटेंस है, फंक्शन है, डिजीज़ कौन सी है, उन डिजीज़ की ट्रीटमेंट कैसे कर सकते हैं, एनर्जी कैसे वो यूज़ करते हैं, या कैसे उनकी एनर्जी को हम बैलेंस कर सकते हैं। ये सारी चीज़ एनिमल बायोकेमिस्ट्री में डिस्कस करेंगे। कहते हैं डील्स विद द कंपोजिशन, प्रॉपर्टीज़
एंड रिएक्शन ऑफ कंपाउंड इन एनिमल्स, के एनिमल्स में जो कंपाउंड पाए जा रहे हैं उनकी कंपोजिशन क्या है, वो किस चीज़ के बने हुए हैं, उनकी प्रॉपर्टीज़ क्या हैं, उनके रिएक्शंस क्या हैं, ठीक है। उसके बाद कहते हैं फंक्शन ऑफ सेल्स, उनके सेल्स के फंक्शन क्या हैं, कि उनके जो सेल्स हैं वो कौन कौन सा फंक्शन कर रहे हैं, कोई ब्रीथिंग कर रहे हैं, कोई एक्सक्रीशन कर रहे हैं, ठीक है, ये सारे। उसके बाद कहते हैं इनहेरिटेंस स्टडी, कि कौन सा जानवर अपने आबाउजात से मिल रहा है, कौन सा नहीं मिल रहा, इनहेरिटेंस भी देखते हैं, विरासत मरूसी खसूसियात भी देखते हैं। उसके बाद डिजीज़ डायग्नोसिस, यानी कि जो उनमें फिर बीमारियां होती हैं उनका इलाज भी देखा जाता है, किया भी जाता है। एक्सट्रैक्शन ऑफ एनर्जी फ्रॉम फूड, यानी कि जो हमारे पास खुराक होती है उनसे हम एनर्जी लेते हैं, जब खुराक खाते हैं तो हमें एनर्जी मिलती है, एक्सट्रैक्शन की जाती है एनर्जी की फ्रॉम फूड। यूटिलाइजेशन ऑफ कंपाउंड फॉर बॉडी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, यानी कि हम फूड की या कंपाउंड की यूटिलाइजेशन करते हैं, तो इसको इस्तेमाल किस लिए करते हैं, अपनी जिस्म की ग्रोथ के लिए और डेवलपमेंट के लिए। जी, नेक्स्ट हमारे पास जो इसकी फील्ड है वो है प्लांट बायोकेमिस्ट्री। प्लांट बायोकेमिस्ट्री में प्लांट के जितने भी प्रोसेस हो रहे होते हैं, डिफरेंट प्लांट में डिफरेंट प्रोसेसेस हो रहे होते हैं, उनमें जो भी रिप्रोडक्शन हो रही होती है, रिस्पायरेशन हो रही होती है, केमिकल हो रहे होते हैं, सब कुछ इसमें डिस्कस करेंगे। सबसे क्या स्टडी इंक्लूड, यानी प्लांट बायोकेमिस्ट्री में हम क्या क्या स्टडी करते हैं, फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस वेरी कॉमन, यू नो फ्रॉम योर इनिशियल क्लासेस। उसके बाद कहता है कन्वेयन ऑफ ग्लूकोज टू अदर प्रोडक्ट्स, के ग्लूकोज का हम अदर प्रोडक्ट में कन्वर्ट होना भी इसमें देखते हैं। जनरेशन ऑफ हीट, यानी कि जो हीट है वो कैसे पैदा हो रही है। रिस्पायरेशन एंड ग्लाइकोलाइसिस स्टडी, जो रिस्पायरेशन करते हैं प्लांट्स उसके बारे में भी। उसके बाद ग्लाइकोलाइसिस के यानी ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज के प्रोसेस को ग्लाइकोलाइसिस कहते हैं। केमिकल इफेक्ट ऑफ डिजीज़, यानी कि जो डिजीज़ के केमिकल इफ़ेक्ट्स होते हैं उसके बारे में स्टडी करेंगे। नीड एंड फंक्शन ऑफ बायो एलिमेंट्स, यानी कि बायो एलिमेंट्स की क्या ज़रूरत है और उनके क्या क्या फंक्शन हैं। ये एक एग्जांपल है, डायग्राम है, आप बना भी सकते हैं, आपको समझाने के लिए है कि एक प्लांट है, उसके इर्द गिर्द हमें टेम्परेचर चाहिए होता है, फर्टिलाइजर्स है, ह्यूमिडिटी है, यानी कि फैक्टर ऑफ इन्वायरमेंटल फैक्टर ही हैं, नॉन लिविंग फैक्टर जो भी आ गए इसमें, एबायोटिक फैक्टर्स, इनके बारे में। उसके बाद कहता है सेल बायोलॉजी। सेल बायोलॉजी में कहता है कि सेल बायोलॉजी मैंने आपको बताया था कि हमारी बॉडी का जो बिल्कुल टाइनी पार्ट होता है, बिल्कुल स्मॉलेस्ट पार्ट होता है, स्मॉलेस्ट यूनिट होता है, उसको सेल कहते हैं। इसमें सेल के जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं वो डिस्कस करते हैं। सेल कंपोनेंट्स ऑफ सेल्स, कंपोनेंट्स कहते हैं हिस्से को, पार्ट्स। स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनेलिज, ऑर्गेनेलिज ये देखें, ये गोल्गी apparatus है, न्यूक्लियस है। उसके बाद कहता है कि हमारी कोऑर्डिनेशन अमंग वेरियस कंपोनेंट ऑफ सेल्स, ये सारी ऑर्गेनेलिज होती हैं, माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी वेसिकल, सभी। न्यूक्लियस के बारे में, माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में, गोल्गी बॉडीज़ के बारे में, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में, राइबोसोम के बारे में, सारी ऑर्गेनेलिज इसमें आ जाती हैं, उनके फंक्शंस आ जाते हैं। उसके बाद कहते हैं मालिक्यूलर बायोलॉजी। मालिक्यूलर बायोलॉजी, हमारी बॉडी जो है ना वो मालिक्यूल से मिलके बनी होती है। जैसे आपके सामने एग्जांपल है, ये वैसे ही मैंने एक डायग्राम इंटर किए हुए ताकि आपको एग्जांपल की समझ आए कि हमारी बॉडी जो है मालिक्यूलर लेवल पे बनी होती है। कहते हैं डील्स विद द मालिक्यूल ऑफ लाइफ, लाइफ के मालिक्यूल्स, यानी वो जो स्मॉलेस्ट थे और लार्जेस्ट मालिक्यूल थे, माइक्रो और मैक्रो मालिक्यूल, जो ज़्यादा मिकदार में चाहिए होती हैं, कम मिकदार में चाहिए होते हैं। उसके बाद कहते हैं इन मालिक्यूल्स की प्रॉपर्टीज़, उनके फंक्शन, एनर्जी रिलीज़ हो रही है बॉडी से, स्ट्रक्चर ऑफ मालिक्यूल, मालिक्यूल का स्ट्रक्चर कैसा है और हमारी बॉडी से कितनी एनर्जी रिलीज़ हो रही है। जी, तो नेक्स्ट है इम्यूनोलॉजी। इम्यूनोलॉजी में हम देखेंगे कि इम्यूनिटी क्या होती है। इम्यूनिटी हमारी, आपने देखा होगा कि रिसेंटली अभी कोरोना गया है, तो वही लोग सरवाइव कर सके हैं, वही ज़्यादा इसको मतलब डिफीट कर सके हैं जिनका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, इम्यून सिस्टम जिनका स्ट्रॉन्ग हो तो उनकी इम्यूनिटी भी अच्छी होती है और वही डिफरेंट बीमारियों के अगेंस्ट फाइट कर सकते हैं। इम्यूनिटी क्या होती है, इसकी ज़रूरत क्या होती है, फिर विच केमिकल्स रिस्पॉन्स फॉर इम्यून सिस्टम, कौन से केमिकल्स रिस्पॉन्सिबल होते हैं इसके लिए। फिर कहते हैं विच सेल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर बॉडी डिफेंस, कौन से सेल्स होते हैं जो बॉडी को डिफेंस करते हैं। हाउ टू इन्वेडर अटैक,
एनवायरमेंट एंटीजेंस होते हैं जो कि वो कैसे हमारी बॉडी पे अटैक करते हैं, कैसे हमारे इम्यून सिस्टम को वीक करते हैं। व्हाई आर पैथोजन डेंजरस एंड हाउ टू कोप विद दैम, कि पैथोजेंस हमारी बॉडी के लिए क्यों डेंजरस हैं और इनको कैसे हम काप आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में सारा डीएनए के बारे में देखेंगे, अपनी मरूसी खसूसियत के बारे में कि हमारी विरासत में हमें अपनी विरासत से कैसे खसूसियत मिल रही है, हम अपने पेरेंट्स से कैसे रिजेंबल कर रहे हैं, कैसे सिमिलर हैं उनसे। तो इसमें डीएनए की कंपोजिशन, उसमें ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के बारे में सारा डिस्कस करेंगे। ट्रांसक्रिप्शन आरएनए के बारे में, ट्रांसलेशन ऑफ आरएनए प्रोटीन कैसे बनती है, बायोकेमिकल यूनिटी के बारे में, जेनेटिक अबनॉर्मेलिटीज़ यानी कि कुछ चिल्ड्रंस जो अब नॉर्मल होते हैं वो किस वजह से होते हैं, उनका जेनेटिक मेकअप चेंज हो जाता है, म्यूटेशन किस तरह की होती हैं, उनकी सारी टाइप्स के बारे में देखेंगे। उसके बाद हमारे पास आ जाती है इंजाइमोलॉजी। इंजाइमोलॉजी में मैंने आपको बताया था कि इंजाइम्स होते हैं ऐसे सबस्ट्रेट जो कि सब्सटेंसेस होते हैं जो हम डेड ऑर्गेनिज्म से लेते हैं, डेड मैटर से लेते हैं। तो वो क्या करते हैं, किसी भी रिएक्शन को स्पीड अप करते हैं। इसमें हम देखेंगे कि व्हाट आर एंजाइम, एंजाइम होते क्या हैं, इनका फंक्शन क्या होता है, एंजाइम मिलके क्या करते हैं, ठीक है। उसके बाद इसकी डिफरेंट टाइप्स के बारे में, एंजाइम कैसे वर्क करते हैं, इनकी स्पीड कैसे होती है, सारा कुछ जो है ना, और किस हद तक ये वर्क कर सकते हैं, ये सारा इसमें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट हमारे पास है मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म में हम देखते हैं कि सम ऑफ ऑल द रिएक्शन टेकिंग प्लेस इन सेल्स, कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म। कैटाबॉलिज्म एनाबॉलिज्म के बारे में भी आपको पीछे बता दिया है स्टार्ट पे ही। उसके बाद कैटाबॉलिज्म ब्रेक डाउन ऑफ लार्जर मालिक्यूल, ठीक है। एनाबॉलिज्म लार्जर मालिक्यूल मिलके छोटे मालिक्यूल बना देते हैं। बायो एनर्जेटिक्स के बारे में स्टडी करेंगे। लास्ट वन जो हमारे पास है इसका टॉपिक वो है इम्पोर्टेंस, कि इसकी इम्पोर्टेंस क्या है बायोकेमिस्ट्री की। इसको जो बायोकेमिस्ट्री है वो डिस्क्राइब करती है कि कोई केमिकल का ओरिजिन क्या है, वो बन कैसे रहा है, उसकी फॉर्मेशन क्या है, उसका फंक्शन क्या है, उसकी कमी की वजह से हमें क्या क्या बीमारियां हो सकती हैं और उन बीमारियों की अलामात क्या क्या हैं, ठीक है। ये सारा इसकी इम्पोर्टेंस में आ जाता है। जी, तो ये हमारा आज सारा टॉपिक था, सारी इसकी आउटलाइंस थी, जितने भी टॉपिक आज समझाए आपको। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर फिर भी समझ नहीं आए तो आप बेशक पूछ सकते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। कल मिलते हैं एक नए लेक्चर के साथ। अल्लाह हाफ़िज़। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा।